Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from GTB Government Girls College. स्टूडेंट्स, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स देखा था। आज के लेक्चर में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक विशिष्ट कैटेगरी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनकी रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो हमें इनकी भी डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स किसे कहते हैं। यदि किसी कंपाउंड में CO समूह की अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो इसे अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। बच्चों, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कार्बोनिल समूह है। अब इसकी ये जो इसके पास वाला कार्बन होता है वो अल्फ़ा होता है और उसके पास वाला बीटा होता है। अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन होता है, असंतृप्तता होती है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा पोजीशन यानी अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसे हम अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड होगा तो जो इसकी रिमेनिंग वैलेंसी H से फुलफ़िल होगी, और अगर कीटोन होगा तो रिमेनिंग वैलेंसी R से फुलफ़िल होगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। बच्चों, आपको इस स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में जो CO ग्रुप होता है और अल्फ़ा बीटा ग्रुप होता है, ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये दोनों द्विबंध, आपको पता है कि अगर दो डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा कार्बन परमाणु के बीच में भी डबल बॉन्ड है और जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या इनके बीच में कंजुगेशन पाया जा रहा है। जब दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो इनके बीच में कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यही कारण है, इस कंजुगेशन की वजह से ही ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ रिएक्शन डबल बॉन्ड की भी पाई जाती है, कुछ कार्बोनिल समूह की भी पाई जाती है और कुछ इनके बीच की रिएक्शन भी पाई जाती है, जो कि इनके बीच में जो कंजुगेशन हो रहा है उसके कारण होती है। तो आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड और जो अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बीच में रेजोनेंस पाया जाता है, कंजुगेशन पाया जाता है। तो जो रेजोनेंस होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। ये तो नॉर्मल डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में। अगर आप फिर इस तरह से कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को इधर मूव किया तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वाली जो पोजीशन है उसमें है ना एडजेसेंट कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो इस वाली स्ट्रक्चर है उसमें 1/4 पोजीशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, और ये आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड्स के बीच में कंजुगेशन के कारण जनरेट होती हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि रेजोनेंस के कारण इनमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। इनमें एल्कीनों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वैल्यू जो रेट होती है वो कम हो जाती है। तो आपने देखा कि वैसे तो डबल बॉन्ड कौन सी रिएक्शन देखते हैं, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शंस में देखा था कि एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो वैसे तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि जो डबल बॉन्ड है उन कार्बन के बीच में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या
प्योर डबल बॉन्ड रहता ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए इस कंजुगेशन के कारण इसमें जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो इन दोनों कारणों से जो सी डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति उतना रिएक्टिव नहीं रहता जितना एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में रहता। तो हम कह सकते हैं कि जो CO समूह होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, उसका इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजोनेंस का प्रभाव आपने देखा अल्फा बीटा से अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में। बच्चों अभी हमने देखा कि CO समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप देखें कि CO की रिएक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, तो आप देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से CO की समूह की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो -I ग्रुप की तरह काम करता है और CO की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इन दोनों का हम एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस के द्वारा दे सकते हैं। तो CO समूह की रिएक्टिविटी C डबल बॉन्ड C की वजह से बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, मतलब एल्कीन्स की या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जिसमें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और आकर जुड़ जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। CO समूह की उपस्थिति से C डबल बॉन्ड C की न केवल इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, बल्कि यह प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको भी कंट्रोल करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्रोलिन पर हम HCl का अटैक करवाएंगे। एक्रोलिन का आपको फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन CO समूह की उपस्थिति से हमने देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन CO समूह न केवल रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है बल्कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको भी कंट्रोल करता है। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक्रोलिन, बच्चों ये जो है वो एक्रोलिन है, इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाती है तो बीटा क्लोरोप्रोपेन एल्डिहाइड बनता है। ये जो रिएक्शन होती है वो मार्कोनिकॉफ के विपरीत नियम से होती है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ में से ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो नहीं होता है। इसमें क्या होता है अल्फा पोजीशन पे, इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम किसी असम्मित रिएजेंट जैसे कि HCl वगैरह की रिएक्शन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो तो अल्फा पोजीशन पे जुड़ रहा है। देखिए अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है और बीटा पोजीशन पे जो उसका नेगेटिव पार्ट है HCl का नेगेटिव पार्ट क्या हुआ क्लोराइड, वो जुड़ेगा। तो अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में HCl वगैरह इनका एडिशन करवाना पड़े तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। अल्फा पोजीशन पर आप क्या जोड़ेंगे H+ और जो बीटा पोजीशन है उस पर नेगेटिव जो है पार्ट वो जोड़ेंगे। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। मेसिटिल ऑक्साइड की रिएक्शन जब मिथेनॉल से करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अल्फा पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ गया और इसका नेगेटिव पार्ट होता है OCH3, वो बीटा पोजीशन पे जुड़ गया। इसी तरह एक्राइलिक एसिड पे रिएक्शन करवाई तो इसकी अल्फा पोजीशन ये हो गई, बीटा ये हो गई। अल्फा पोजीशन पे H जोड़ दिया और बीटा पे OH जोड़ दिया। क्रोटोनिक अम्ल के साथ रिएक्शन देख लिए, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अल्फा पोजीशन पे H जुड़ गया और बीटा पोजीशन पे Br जुड़ गया। तो इन सारी रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पे H और जो बीटा पोजीशन है उस पर रिएजेंट का नेगेटिव जो होता है वो पार्ट आके जुड़ जाता है और ये जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। इसकी मैकेनिज्म से इस रिएक्शन को और अच्छे से समझ सकते हैं।
बच्चों, जब हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मेथड दे रखे हैं। चलो पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल H+। इसका अटैक कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे हुआ तो यहाँ पे आया पहले पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड मूव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसकी ये कार्बोकेटाइन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बना वो ये बना। ये क्या होता है, काफ़ी स्टेबल है। ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन रहा है ये स्टेबल है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बन रहा है वो एक स्टेबल बन रहा है और अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन से बन रहा है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि मान लो H+ होता है वो कार्बोनिल समूह पे अटैक ना करके एक बीटा कार्बन पे अटैक करे। अगर इसने बीटा कार्बन पे अटैक किया तो इस कार्बन पे H1 वो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, H तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर डबल बॉन्ड मूव किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपका ये बना। बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये काफ़ी अनस्टेबल स्थिति है क्योंकि कभी भी हमें जो अधिक विद्युत ऋणी होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, जबकि इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है तो आप बताएंगे कि जो फर्स्ट मेथड है वो ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि इसमें जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो स्टेबल है, इनमें जो बनने वाले कार्बोकेटाइन है वो दोनों स्टेबल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि H+ का अटैक होता है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे होगा, डबल बॉन्ड पे नहीं होगा। पहली तो मैकेनिज्म से ये बात समझ में आई। किस पर अटैक होगा? कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपको दो तरह के कार्बोकेटाइन दिख रहे थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों। अगर मैं इन दोनों से पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो आप बताएंगे कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है उसकी तुलना में ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन से OH नहीं जुड़ा, जबकि इस वाले उसमें पॉजिटिव कार्बन से OH जुड़ा है, वो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो हमारे को इन दोनों में से भी अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेनी है कि कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे H का अटैक हो गया, उसके बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन में से हमें देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल है बच्चों, इसको पकड़ के चलिए। फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जो कार्बोकेटाइन बना उसमें उसका जो उसका एडिशन होगा ऋणायन भाग से, जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उससे होगा। यहाँ पे एक कॉमन नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं जेड। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है प्लस वाला, अगर इस कार्बन पे प्लस आता है तो वो कम स्थायी होता है तो ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये वाला पॉजिटिव अगर ज़्यादा स्थायी होता है, इससे अगर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये इनॉल फॉर्म है बच्चों। और आपको पता है कि अगर कीटो और इनॉल फॉर्म में से आपसे पूछी जाए कि मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है तो हमेशा याद रखिए कि कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स को छोड़ के कीटो फॉर्म हमेशा इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये जो इनॉल फॉर्म है ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो आप देख रहे थे कि जैसा हम प्रोडक्ट बन रहा है वैसा इस मैकेनिज्म से बन गया। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया और बीटा पोजीशन पे उसका नेगेटिव पार्ट आके जुड़ गया। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। बच्चों, इसको इस मैकेनिज्म ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसे एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो H+ मतलब रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है, धनात्मक भाग होता है, वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन से आके जुड़ता है। उसके ऑक्सीजन से जुड़ने पर दो पॉसिबिलिटी होती है। इसमें जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी ही आगे काम करती है। सेकंड पॉसिबिलिटी में कम स्टेबल
कार्बोकेटाइन बनते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पॉसिबिलिटी को, जिसमें कि H+ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, उसको हम क्रॉस कर देते हैं, उसको लेके नहीं चलते हैं। तो H+ किससे जुड़ता है? कार्बोनिल ऑक्सीजन से। फिर जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था, उससे उस जो रिएजेंट होता है उसका नेगेटिव भाग आकर जुड़ जाता है और आपको पहले तो इनॉल फॉर्म के रूप में प्रोडक्ट मिलता है। ये इनॉल फॉर्म होती है वो कीटो फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है, इसीलिए कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपको कई तरह के रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्शन करवानी पड़ सकती है। आपको आंखें बंद करके अल्फा पोजीशन पे H जोड़ना है और बीटा पोजीशन पे नेगेटिव पार्ट जोड़ना है। बच्चों, आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी और हमने उनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।